नमस्कार मित्रों, आज हम प्रेमचंद्र द्वारा लिखी गई कहानी मनोवृत्ति का कथा संक्षेप और विवेचन समझने की कोशिश करेंगे। प्रेमचंद्र की स्त्री विषयक पूर्ववर्ती कहानियों की तुलना में मनोवृत्ति कहानी अधिक सुगठित और विमर्शपरक है। अपने पूर्ववर्ती कहानियों की तुलना में यह कहानी एक नवीन संदेश समाज को प्रेषित करती है। दूसरा, इस कहानी में कोई ऐसा पात्र भी नहीं है जिसके बारे में कोई निश्चित राय कायम की जा सके या अनुमान लगाया जा सके कि इस पात्र का चरित्र किस प्रकार का होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कहानी एक यथार्थवादी कहानी है जो समाज का यथार्थ चित्रांकन हमारे सामने प्रस्तुत करती है, जिसे इस कहानी की संपूर्ण संरचना के माध्यम से ही समझा जा सकता है। तो आइए देखते हैं कथा संक्षेप। प्रातः काल का समय है और पार्क में एक सुंदर युवती बेंच पर सोई हुई देखी गई। युवतियां पार्क में हवा खाने जाती हैं, मगर कोई युवती इस तरह पार्क के बेंच पर सोए तो यह गैर मामूली बात है। पार्क में बूढ़े, जवान और स्त्रियां टहल रहे थे। टहलने वाले लोग बेंच पर सोई हुई सुंदरी को देखकर एक क्षण के लिए ठिठक जाते हैं। एक नज़र वह दृश्य देखते हैं और चले जाते हैं। कौन सा वर्ग किस नज़र से उसे देखता है और किस प्रकार जाता है? युवक रहस्य भाव से मुस्कुराते हुए, वृद्धजन चिंता भाव से सिर हिलाते हुए और युवतियां लज्जा भाव से आंखें नीचे करके उस स्त्री को देखकर चली जाती हैं। वह स्त्री जो बेंच पर सोई हुई है वह क्या है? सुंदर है और किसी कुलीन परिवार की प्रतीत होती है। उसकी मांग में सिंदूर है, इसलिए वह विवाहिता भी है। जो स्त्री बेंच पर सोई हुई है वह किसी अच्छे परिवार की, संभ्रांत परिवार की मालूम पड़ती है, ऐसा देखने से लोगों को लगता है। और चूंकि उसकी मांग में सिंदूर है तो यह समझ आता है कि वह शादीशुदा भी है। सुंदर विवाहिता और युवती होने के कारण विक्टोरिया नैतिकता के अनुसार उसे अपने घर में होना चाहिए, या अगर पार्क में भी है तो अपने पति, पिता, माँ या सास के साथ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा न करके वह सारी वैवाहिक मर्यादाओं और शालीनता को ताक पर रखकर अगर किसी पार्क में अकेले बेसुध सोई हुई मिले तो स्त्री की मर्यादा की दृष्टि से निश्चय ही यह एक गैरमामूली बात है। ऐसा अस्वाभाविक व्यवहार उस स्त्री के बारे में तरह तरह के अनुमान के लिए उकसाता है। देखिए, यहाँ पर एक शब्द आता है विक्टोरियाई नैतिकता। विक्टोरियाई नैतिकता का उदय ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, प्रिंस अल्बर्ट और उसके बच्चे जो थे उस समय में जिस तरीके से रहते थे, जो उनके परिवार को लोगों ने एक आदर्श माना और वह आदर्श मध्यमवर्गीय समाज में गया, समाज में फैला, जिसे उस आदर्श को क्या कहा जाने लगा? विक्टोरियाई नैतिकता। कहने का तात्पर्य है कि किस तरीके से हमें उठना बैठना है, किस तरीके से चलना है, खाने पीने का क्या ढंग होना चाहिए, रहने का क्या ढंग होना चाहिए, सोचने विचारने का क्या ढंग होना चाहिए, समाज में बोलने का क्या ढंग होना चाहिए, ये सारे आदर्श जो उस परिवार ने स्थापित किए उसे ही विक्टोरिया नैतिकता माना जाता था। तो उसी नैतिकता के अनुसार उस स्त्री को भी, जो कि विवाहित थी और सुंदर थी, अपने पति, पिता के साथ या घर के किसी सदस्य के साथ पार्क में आना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके वो अकेली आई और बेंच पर इस तरीके से खुले हुए रूप में पड़ी हुई है, तो लोग इसे स्त्री की मर्यादा की, उसकी शालीनता की उपेक्षा की क्या मानते हैं? उसका उल्लंघन मानते हैं और उसे इस तरीके से देखकर तमाम तरीके के प्रश्न अपने अपने दिमाग में उब जाते हैं। पार्क में टहलने वाले युवाओं, वृद्धों और महिलाओं की जिज्ञासा यह है कि युवती अगर किसी कुलीन परिवार से संबंधित है तो वह इस तरह पार्क की बेंच पर क्यों कर और किन परिस्थितियों में अकेली सोई हुई है। लोग ये सोचते हैं कि अगर ये स्त्री इस तरीके से सोई हुई है बेंच पर तो वह किन परिस्थितियों में यहाँ आई है और क्यों आई है। किसी कुलीन परिवार की वधू का इस तरह किसी पार्क में सोया हुआ पाया जाना चूँकि एक असंभव बात थी, इसलिए बहुत हद तक यह संभव है कि वह किसी कुलीन परिवार की ना होकर कोई वेश्या हो। देखिए, उसे लोग पहले तो यह बोलते हैं कि वह किसी कुलीन परिवार की दिख रही है और अगर वह पार्क में इस तरीके से सोई है तो हो सकता है कि
कि वह किन परिस्थितियों में यहाँ आई, इस तरीके से लोगों ने सोचा। फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अगर यह किसी कुलीन परिवार की वधू नहीं है और ये ऐसे पार्क में सोई हुई है तो यह भी हो सकता है कि यह एक वेश्या हो। कुछ ये भी सोचते हैं कि अगर ये वेश्या नहीं भी हुई और नाराज़ होकर घर से निकली है या तो इसका किसी से झगड़ा हो गया है घर में, तो यह स्त्री वेश्या तो नहीं है लेकिन अश्लील ज़रूर है, क्योंकि इस तरीके से सोना अश्लीलता ही है जो यहाँ पार्क में लोगों को अपने आकर्षण पास में फंसाने के लिए अपने रूप और यौवन का प्रदर्शन कर रही है। चाहे वेश्या हो या कुलवधू, मूल बात यह है कि वह युवती है और एक युवती का पार्क में इस बेशर्म की तरह सोया होना उचित नहीं है। औचित्य और अनौचित्य का यह प्रश्न दरअसल यह ऐतिहासिक प्रश्न है जो हमारी पितृसत्तात्मक भारतीय संस्कृति में एक स्त्री के आचरण से संबंधित है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, यह प्रश्न क्या है? एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, एक ऐतिहासिक प्रश्न है जो सदियों से चला आ रहा है कि समाज में स्त्रियों के लिए क्या करना उचित है और क्या अनुचित है। यह एक पितृसत्तात्मक समाज का भी बोध हमें कराता है कि भारतीय समाज कैसा समाज है। एक पितृसत्तात्मक समाज है जहाँ पे स्त्री के आचरण के कुछ नियम कायदे होते हैं। स्त्रियों पर आयद आचरण व्यवहार का यह रूप भारतीय देशकाल की विभिन्न परिस्थितियों के बीच आज भी कायम है। यह आचरण के नियम जो स्त्रियों पर लादे जाते हैं यह पुरातन काल से चले आ रहे हैं और आज भी यह नियम मौजूद हैं। हैरत की बात यह है कि एक युवती ने एक पार्क में इस तरह खुलेआम सोकर स्त्रियों के आचरण पर लागू निषेधाज्ञाओं का उल्लंघन कर दिया है जो किसी भी रूप में क्षम्य नहीं है। लोग यह कहते हैं कि जो भी आचरण के नियम स्त्रियों पर लागू किए जाते हैं, जो चीज़ें उन्हें नहीं करने के लिए बोली जाती हैं उन्हें निषेधाज्ञा बोलते हैं। तो उस निषेधाज्ञा का उसने क्या किया है, स्त्री ने उल्लंघन कर दिया है। जो चीज़ें उसे करने के लिए मना की गई थी ऐसा उसने कर दिया। वह बिना किसी घर परिवार के सदस्य के पार्क में आई और इस तरह बेंच पर सो गई। यह निषेधाज्ञा का उल्लंघन था जो किसी भी रूप में माफ़ी के काबिल नहीं था। प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से विक्टोरियाई नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए पार्क में सोई हुई स्त्री को बहाना बनाते हैं। देखिए, प्रेमचंद्र इस कहानी के माध्यम से विक्टोरियाई नैतिकता यानी स्त्रियों के आचरण पर नियम कायदे जो लगाए जाते हैं उस पर सवाल उठाना चाहते हैं और वह पार्क में सोई हुई स्त्री को एक बहाना बनाते हैं और यह दिखाने की चेष्टा करते हैं कि किस तरह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक धारणाओं में विक्टोरियाई मूल्यबोध और नैतिकता जड़ीभूत है और हम उसी मनोवृत्ति के तहत एक स्त्री के चरित्र के बारे में अनुमान लगा रहे हैं। जो चीज़ें हम पे थोप दी गई हैं, स्त्रियों के आचरण के जो नियम कायदे बना दिए गए हैं, उसी मनोवृत्ति से हम एक स्त्री को देखने लगे हैं और उसके चरित्र के बारे में एक अनुमान लगाने लगे हैं, क्योंकि पुरानी मान्यताएं और पुरानी रूढ़ियाँ हमारे दिलो दिमाग पर बैठी हुई हैं, उससे बाहर हम नहीं निकल पा रहे हैं उस मनोवृत्ति से। इस कहानी में बसंत और हासिम दो ऐसे युवक हैं। इन युवकों की प्रतिक्रिया यह है कि यह स्त्री जिस तरह बेशर्मी से बेंच पर सोई है वैसी बेशर्मी तो वेश्या भी नहीं करती। हासिम और बसंत के संवादों में वेश्या और कुलवधू में फ़र्क को लेकर बहस हो जाती है। यह बहस अंततः यहाँ आकर पहुँचती है कि कुलवधू अगर पार्क में आकर सोए तो इसके सिवा कोई अर्थ नहीं है कि वह आकर्षित करना चाहती है और यह वेश्या मनोवृत्ति है। एक युवा स्त्री को किसी कारण से आचरणगत बंदिशों और शालीनता के तथाकथित संस्कारों का ताना बाना तोड़कर थोड़ी देर के लिए खुलकर जीना चाहती है, जो वह उस जमाने के युवा वर्ग के लिए भी स्वीकार्य न था। इससे उस समाज की सांस्कृतिक जकड़न और नैतिक अंधता का पता चलता है। देखिए, हासिम और युवा के संवादों से यही पता चलता है कि उस समाज का युवा वर्ग भी क्या था, सांस्कृतिक जकड़न में था, पुरानी बंदिशों में था, जो नैतिक रूप से क्या था, अंधा था। उन्हें नैतिकता और अनैतिकता का
असली ज्ञान नहीं पता था। वे तो यही सोचते हैं कि इस तरीके से जो ये स्त्री बेंच पर सोई हुई है, ये किसी कुलवधू का कार्य नहीं है, या तो ये वेश्या है, और अगर यह वेश्या नहीं है, मान लीजिए किसी घर की कुलवधू भी है, तो यह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ बेंच पर सोई हुई है, जो कि एक वेश्या मनोवृत्ति है। तो कहने का सीधा सीधा तात्पर्य वही हुआ कि वे दोनों उसे एक वेश्या ही समझ रहे थे, या वेश्याई मनोवृत्ति से ग्रस्त समझ रहे थे। कहानी के दूसरे दृश्य में दो वृद्ध आते हैं, जो उस युवती के इस तरह सोए होने पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अभी तक तो दो युवा हासिम और बसंत ने उस स्त्री पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अब दो वृद्ध आते हैं जो उस युवती पर अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं। वृद्धों की बातचीत में भी शिष्टता का सवाल उठता है, और इसी आधार पर उस युवती को वेश्या साबित करने की चेष्टाएं होती हैं। बूढ़ों की चर्चा में नए ज़माने में ज़िंदगी की बहार को लेकर जहाँ शिकायत है, वहीं यह दुख भी है कि इस ज़माने का लुत्फ़ उठाने के लिए वे जवान न रहे। देखिए, जो वृद्धजन थे दोनों, वो इस तरीके से, जिस तरीके से वो स्त्री सोई हुई है, वो कहते हैं कि आजकल की ज़िंदगी में तो भैया बाहर ही है, लोग इस तरीके से, स्त्रियां भी देखिए खुले में ऐसे सोई हुई हैं, तो वो उसको एक शिकायत की नज़र से भी देखते हैं, उसका खंडन करते हैं। और दूसरी ओर वह यह भी सोचते हैं कि इस तरीके का लुत्फ़ उठाने के लिए, इस दृश्य का लुत्फ़ उठाने के लिए वो क्या हैं, अब जवान नहीं रहे हैं। इस दृश्य में सोई हुई स्त्री के अंगों के खुले होने का जिक्र है। उसकी गर्दन खुली हुई है, केस लहरा रहे हैं, उसके अंग विन्यास दिख रहे हैं। यह सारा का सारा दृश्य उन्हें आमंत्रित करता हुआ लगता है। वृद्धों में प्रेम का संचार होता है, और वे उस स्त्री से अपने संबंध के बारे में कल्पनाएं करते हुए भीतर गुदगुदी का अनुभव करते हैं। देखिए, वो स्त्री जो बेंच पर सोई हुई थी, उस स्त्री को देखकर वृद्ध लोग क्या करते हैं, उससे अपने संबंध बना लेते हैं, कल्पना ही कल्पना में, और एक रोमांच का अनुभव करते हैं। इस दृश्य में वृद्धों की दमित आकांक्षाओं और कुंठाओं को भी प्रकट किया गया है, जो अपने ज़माने में वो नहीं कर पाए, उनकी जो दमित आकांक्षाएं रह गईं, उसका भी जिक्र प्रेमचंद्र ने किया है। वृद्धों की चर्चा से यह स्पष्ट है कि वे खुलापन का आनंद तो चाहते हैं, मगर पुराने आदर्शों और नैतिकता से बाहर निकलने का समर्थन करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका खुलापन का आनंद तो लेना चाहते हैं, वो भी आजकल के ज़माने की तरह खुले रूप में जीना चाहते हैं, मगर उनके पुराने आदर्श उन्हें इसकी मंजूरी नहीं देते। इस दृश्य में स्त्री मात्र को यौनांग की तरह देखने की पुरुष मानसिकता का वर्णन प्रेमचंद ने बहुत ही बढ़िया ढंग से किया है, जो कि समाज में कायम रहा है सदियों से, कि स्त्री को केवल यौनांग रूप में देखा जाता है, उसे केवल भोग की वस्तु ही समझा जाता है। इस पुरुष मानसिकता का वर्णन प्रेमचंद ने इस दृश्य में, दूसरे दृश्य में बहुत अच्छी तरह वृद्धों की बातचीत में किया है। स्त्री जहाँ अकेले और तथाकथित आशालीन दशा में दिखी नहीं कि पुरुषों की कामग्रंथि कुलबुलाने लगती है। वृद्धों को चाहे युवा हो या चाहे वो वृद्ध हों, चाहे वो युवा हों, पुरुष मानसिकता सब में एक जैसी ही होती है, जो कि वृद्धों की बातचीत से उन्होंने दिखलाया। अब देखिए, कहानी का तीसरा दृश्य आता है। पहले दृश्य में दो युवाओं में बातचीत होती है उस स्त्री को लेकर, दूसरे दृश्य में दो वृद्धों में बातचीत होती है, और तीसरे दृश्य में दो स्त्रियों की प्रतिक्रिया, उस सोई हुई बेंच पर जो स्त्री सोई थी उस पर प्रतिक्रिया आती है। एक स्त्री वृद्धा थी और दूसरी स्त्री क्या थी, नौयौवना थी। दोनों एक साथ पार्क में हवा खाने कार से आई हैं। दोनों संभ्रांत और कुलीन परिवार से शिक्षित हैं, मगर उस सोई हुई स्त्री को देखकर दोनों की आरंभिक प्रतिक्रियाएं उसी तरह की हैं जैसा कि पुरुषों की। देखिए, उनकी भी प्रतिक्रिया वैसी ही होती है जैसी कि हासिम की, वसंत की या दो वृद्धों की थी। इस तरह आज़ाद तरीके से सोई हुई स्त्री को देखकर वृद्धा कहती है कि इसलिए मर्द स्त्रियों को आज़ादी नहीं देते क्योंकि आज़ादी मिलने पर वह बिगड़ने लगती हैं, इस तरीके के काम करने लगती हैं। दोनों स्त्रियों के अनुसार यह स्त्री जो पार्क में सोई है, पूरे स्त्री समाज को क्या करती है, लज्जित करती है। इसके इस
कृत्य से पूरा स्त्री समाज लज्जित हो रहा है, जिस तरीके से ये बेंच पर सोई हुई है। ऐसा करना क्या है, आपत्तिजनक है। यहाँ प्रेमचंद्र स्त्री की आज़ादी की सीमाओं की व्याख्या करते हैं कि उसकी आज़ादी की सीमा की क्या व्याख्या है। उनकी स्त्रियां कहती हैं कि वे स्त्री स्वतंत्रता का समर्थन अवश्य करती हैं, लेकिन किसी स्त्री को आज़ादी के नाम पर अपनी स्त्री सुलभ गौरवशीलता और संलज्जता का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। सिगरेट पीना, आधे अंग का जम्पर पहनना और खुले में अकेले घूमना स्त्री को शोभा नहीं देता। आज़ादी के नाम पर इस तरह का प्रदर्शन नंगापन है। वे स्त्रियां क्या कहती हैं? कहती हैं कि स्त्रियों को आज़ादी जो दी गई है उस आज़ादी के नाम पर क्या करना चाहिए, अपनी गौरवशीलता का, अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आज़ादी के नाम पर स्त्रियां अगर सिगरेट पीने लगें, अगर आधे आधे अंग के कपड़े पहनने लगें, अकेले घूमने लगें और इस तरीके से बेंच में अकेले पार्क में खुले रूप में सोने लगें, तो ये क्या है, आज़ादी के नाम पर क्या है, एक नंगेपन का प्रदर्शन है। पुरुष भी अपनी आज़ादी का इस तरह दुरुपयोग नहीं करते हैं। इस दृश्य में प्रेमचंद्र स्त्री और पुरुष दोनों की स्वतंत्रता की मनोवृत्ति की तुलना करते हुए स्त्रियों के मुंह से कहलाते हैं कि पुरुष स्वाधीन है और अपने दिल में समझता है कि मैं स्वाधीन हूँ। वह स्वाधीनता का स्वांग नहीं भरता। इसके विपरीत स्त्री समझती है कि वह स्वाधीन नहीं है, इसलिए वह स्वाधीनता का ढोंग रचती है। यह स्वांग, यह ढोंग स्त्री की कमजोरी का लक्षण है। प्रदर्शन की मनोवृत्ति इसी कमजोरी का परिणाम है। दोनों स्त्रियों में प्रेमचंद्र स्त्री के ढकने और खुलेपन पर बहस कराते हैं। वृद्धा के यह कहने पर कि एक स्त्री अपने को छुपाकर ही पुरुष को नचा सकती है, युवती कहती है कि पुरुषों को आकर्षित करने की जिम्मेदारी स्त्री को ही क्यों उठानी चाहिए, यह काम पुरुष ही क्यों नहीं करता। देखिए, वह वृद्धा स्त्री क्या कहती है कि एक स्त्री इस तरह खुले में सोकर पुरुषों को अपने पाश में नहीं बांध सकती। वह तो केवल अपने शरीर को, अपने को ढककर ही पुरुषों को अपनी उंगलियों पर नचा सकती है, अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इस पर वह नौजवान स्त्री उससे कहती है कि पुरुषों को रिझाने का काम केवल स्त्रियां ही क्यों करें? क्या यह जिम्मेदारी, क्या यह काम पुरुष खुद नहीं कर सकता? पुरुष क्यों नहीं करते ऐसा काम स्त्रियों को रिझाने का? स्त्रियां ही क्यों करती हैं ऐसा काम पुरुषों को रिझाने का? देखिए, बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाया गया है। इन्हीं बहस मुहावसों के बीच वृद्धा अचानक बिफर कर कहती है कि इतने आदमी आ जा रहे हैं और निर्लज्ज टांग फैलाए पड़ी है। मैं तो कहती हूँ कि यह रात भर यहीं रही है। इतने में युवती हाथ पकड़कर उसे जगा देती है और सारे सवाल और अनुमानों से पर्दा उड़ जाता है। देखिए, वृद्ध स्त्री और नौयवना स्त्री में क्या हो रहा था, बहस चली रही थी और वो वृद्धा स्त्री क्या बोलती है, मुझे तो लगता है यह सुबह आकर पार्क में नहीं सोई है, यह रात से ही यहीं बेंच पर पड़ी हुई है। यही सब बहसों के बीच में वो जो नौजवान स्त्री थी वह बेंच पर सोई हुई स्त्री का हाथ पकड़ती है और उसे उठा देती है और इस प्रकार सारे सवाल और अनुमानों का अंत हो जाता है। यह खुलासा होते ही कि उसे चक्कर आ गया था और वह पार्क में हवा खाने आई थी। युवाओं, वृद्धों, स्त्रियों के सारे आरोप और अनुमान पर से पर्दा उड़ जाता है। यह ज्ञात होते ही कि वह शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ की वधू है। उस युवती के प्रति लोगों का रवैया तुरंत बदल जाता है और लोग उसे सम्मान की नज़र से देखने लगते हैं। जो लोग पहले उसे वैश्या समझ रहे थे, वो अब इन्हें जब ये पता चलता है कि वह प्रतिष्ठित डॉक्टर श्यामनाथ की बहू है, वो उसे सम्मान के नज़रिए से देखने लगते हैं। लोगों के यह पूछने पर कि वह पार्क में अकेले क्यों आई, किसी को साथ क्यों नहीं लाई, वह साफ जवाब देती है कि इसकी कोई ज़रूरत न थी। इस युवती के इस उत्तर के साथ ही कहानी समाप्त हो जाती है, इस ध्वनि के साथ कि अब स्त्रियां पति या पुत्र या माँ बाप के बिना अकेले भी बाहर निकलने का साहस करने लगी हैं। स्वतंत्रता का यह पहला पाठ स्त्रियों में जागरण का संदेश है। देखिए, प्रेमचंद्र जी उस बेंच पर सोई हुई स्त्री के जवाब के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। जब लोग उससे पूछते हैं कि वह श्यामलाल की बहू है इतने बड़े परिवार की, तो वो अकेले क्यों आई पार्क में, किसी को, अपने घर परिवार के सदस्य को साथ लेकर क्यों नहीं आई, तो वो क्या जवाब देती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उसकी यह ध्वनि ही क्या है, समाज परिवर्तन की एक दिशा बन गई और जिसे
यह साबित होता है कि जो स्त्री है उसे बाहर निकलने के लिए घर परिवार के सदस्य की ज़रूरत नहीं है। वह किसी अपने पति, पुत्र, पिता या माँ बाप के साथ जाए ऐसा ही जरूरी नहीं है। स्त्री अकेले भी भ्रमण करने योग्य है। प्रेमचंद्र ने इस कहानी के माध्यम से स्त्री की आज़ादी और पुरुषों से बराबरी का प्रश्न उठाने के साथ साथ ही विक्टोरियाई नैतिकता पर भी प्रहार किया है। प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से क्या करते हैं? स्त्रियों की आज़ादी पर और उन्हें पुरुष के बराबर नहीं होने देने पर एक प्रश्न उठाते हैं कि आप स्त्रियों को आज़ादी क्यों नहीं देते हैं? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि स्त्री अगर बाहर जाए तो किसी के साथ जाए? ऐसा क्यों ज़रूरी है कि स्त्री अगर कोई काम कर रही है तो उसमें वह अकेले वो काम नहीं कर सकती हैं? उसे पुरुषों के बराबर अधिकार क्यों नहीं मिले? ये सारे प्रश्न प्रेमचंद्र जी ने उठाए हैं और साथ ही विक्टोरियाई नैतिकता पर भी प्रहार किया है, जो कि स्त्रियों को एक आचरण नियम में बांधती है। उस पर भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया है। और दूसरी बात यह कि यह कहानी बताती है कि जिस समय में यह कहानी लिखी गई थी उस समय विक्टोरियाई पाबंदी पर सवाल उठने शुरू हो गए थे और स्त्रियों की चेतना में उल्लेखनीय बदलाव आना शुरू हो गया था। तो यह कहानी हमें यही सिखाती है, स्त्रियों को केवल भोग की और यौनांग की वस्तु नहीं समझना चाहिए। स्त्रियां भी क्या है? पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चल सकती हैं। स्त्री भी एक चेतना है, स्त्री भी एक इंसान है जिसका सोचने समझने का, जिसका कार्य करने का, जिसका देखने का एक क्या है, उसका भी अपना एक मंतव्य है, उसका भी अपना एक नज़रिया है, उसकी भी अपनी एक ज़िंदगी है जिसे वह जी सकती है। उसे भी बंदिशों में बांधना ज़रूरी नहीं है। स्त्री अगर कोई कार्य कर रही है, वो अगर आगे बढ़ रही है तो उसे बढ़ने दीजिए, उसके आचरण को उस नियम कायदों में मत बांधिए। तो इस तरीके से कहानी का अंत होता है। कहानी एक अच्छा संदेश देकर हमें जाती है और बहुत हद तक हमारे समाज में सुधार भी हुआ है, स्त्रियों की दशा में सुधार हुआ है। आज स्त्रियां कार्य भी कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। आज भी समाज में स्त्रियों की स्थिति पहले के मुकाबले तो ठीक है, लेकिन आज भी बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो अनुचित हैं, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। और पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों के लिए जगह बनाने की ज़रूरत है, उन्हें एक नई ऊंचाई और नया मुकाम देने की ज़रूरत है। तो कहानी में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।